डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है, जिसे हिंदी में अपन भूगोल कहते हैं, उसके चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है जल संसाधन। उसके प्रश्न अभ्यास आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वैकल्पिक प्रश्नों से। तो वैकल्पिक प्रश्नों में जो पहला सवाल है वो है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करना है या कीजिए। तो पहला है अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। दूसरा, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। तीसरा, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र। और चौथा है कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो ये बताना है कि कौन से जल की कमी से प्रभावित होंगे। जैसे अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ ये तो मतलब जल की कमी से प्रभावित कहाँ है, ये तो अप्रभावित है। तो ऐसे ही चारों के अपने अपने मतलब चारों में ओपिनियन देना है कि ये प्रभावित हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। ऑप्शन बी है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। और तीसरा ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ऑप्शन डी है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योगों और घर के लिए विद्युत पैदा करती है। जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, यानी कि जो पक्ष में तर्क हैं, वो ये तो नहीं कह सकते कि वृहद स्तर पर विस्थापन होता है, लेकिन ये विपक्ष का तर्क है। ठीक है, ए, मुझे अभी आंसर तो नहीं बताना था लेकिन ध्यान नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तीसरा जो है वो है कि यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से गलत पहचान कर उसको दोबारा लिखना है। तो यहाँ लिखा है, शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। ऑप्शन बी है, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सी है, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत जल वर्षा संग्रहण लोकप्रिय है। तो इनमें गलत छानना है। तो उपयोग में मदद तो नहीं मिली है, जल संसाधन के सही उपयोग में मदद मिली है, तो सही उपयोग मतलब मदद नहीं मिली है। फिर दूसरा था कि नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता, ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान नहीं भड़के। किसान क्यों नहीं भड़केंगे, किसानों को बुरा लगेगा। और चौथा है, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय, उतना लोकप्रिय नहीं रहा है इस नहर की वजह से। ठीक है, उत्तर है, तो पहला का जो उत्तर था तो ऐसा था कि जो ये है कि अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो ये तो क्या है कि ये जल की कमी से प्रभावित नहीं है। लेकिन अधिक वर्षा हो, अधिक जनसंख्या हो तो परेशानी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जल की कमी से प्रभावित है दूसरा। और अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित होगा तो कितना ही जल हो वो भी खराब ही है। फिर कम वर्षा और कम जनसंख्या, तो इसमें कोई प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट था कि तो ये तो मैं बता ही चुकी थी कि विस्थापन तो एक बुरा मतलब विपक्ष का तर्क है, और ए वाले भी मैं बता ही चुकी हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो मैंने बोले वही यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कितने वर्ड्स में, 30 वर्ड्स में। पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब जो जल है, पानी है, वो कैसे रिन्यूएबल सोर्स है।
यानी बार बार यूज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट में बात याद रखो कि हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, यानी कि जो पानी का मतलब कि पानी का पूरा चक्रण है, जैसे कि अब पानी भाप के रूप में समुद्र से ऊपर उठा, फिर उससे बादल बने और फिर वो बारिश के रूप में गिरा ज़मीन पे और फिर वाष्पोत्सर्जन हुआ, फिर ऐसे। तो इसी वजह से वो क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब चलो पढ़ लेते हैं आंसर। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है। हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः प्राप्ति या पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। और ऐसा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलती रहती है, जिससे ये मतलब कि स्वतः बनता रहता है। तो इस वजह से इसको अपन नवीकरणीय योग्य संसाधन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्लभता का मतलब होता है कम, ठीक है, और इसके कारण क्या है। जल एक विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्न कारण उत्तरदायी है। पहला, बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अनाज उगाने के साथ साथ में और भी काम होते हैं, अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज के उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्रों को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा, जल का असमान वितरण। भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। तीसरा जल दुर्लभता का कारण है निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल यानी धरती में जो जल है का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। और फोर्थ है जल दुर्लभता का कारण औद्योगिकरण। स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा ही इन क्वेश्चन आंसर में एक बात याद रखें कि इसमें कुछ अपने पॉइंट्स भी जोड़े जा सकते हैं। जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की कमी, तो ये क्योंकि हुआ ये अपन ने जान लिया। अब थर्ड क्वेश्चन है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। तो एक कॉलम में या एक टेबल में लाभ लिख देने हैं और एक में हानि, या कुछ पॉइंट्स में लाभ लिख देने, कुछ में हानि लिख देने। तो नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। इस परियोजना से कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी है। लाभ क्या है, आइए देख लेते हैं। नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित हैं, मतलब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। अब हानियाँ क्या क्या हैं,
तो नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक जो बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवास में भोजन की कमी, बांध नदियों मतलब कि भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं और मिट्टी होती है वो जल में डूब जाती है। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। तो ये सारी हानियाँ भी हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है एक बहुत बड़ी परियोजना जिसमें एक से ज़्यादा उद्देश्य होते हैं, उसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इनके लाभ और हानि देख ले। अब आंसर जो करने हैं वो 120 वर्ड्स में करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो राजस्थान मतलब कि दो तरह के प्रदेश होते हैं, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। वैसे तो नम भी होते हैं लेकिन शुष्क में ही दो होते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो इसका उत्तर है कि वहाँ पे जल संग्रहण कैसे किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर है, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलवा छत से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है और वर्षा का पहला जल छत और नल को साफ करने में प्रयोग होता है, उसे संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बाद होने वाली वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। टाँका में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में टाँका के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। तो इस तरीके से किया जाता है। आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँका की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने उनको एक रिसोर्स तो नहर के रूप में दे दिया। तो ये था राजस्थान, जहाँ पे मतलब कि जल संग्रहण किया जाता है, वर्षा जल संग्रहण किया जाता है छत वर्षा जल संग्रहण की विधि अपनाकर। अगला सवाल पूछ रहा है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो उत्तर है, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकताओं, वर्षा जल, भूमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। ठीक है, तो उनका फ़ायदा तो आज भी हुआ ही है, क्योंकि कोई भी तरीका जो उन्होंने बताया था वो बहुत ही मतलब कि पारिस्थितिकी है उसको लेके चलने वाला था। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के बहुत सारे घरों में छत
वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंकों का निर्माण किया जाता है। इसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की हुई है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप तो मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धाराओं का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई हैं। पश्चिम बंगाल में वाड़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए वाड़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। यही तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किया जा सकता है। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें अपन ने बहुवैकल्पिक प्रश्न देखे। तो उसके बाद 30 नंबर के जितने भी 30 शब्दों में जितने क्वेश्चंस थे वो देखे और फिर 120 में देखे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस वीडियो को आज देख लेना, एक दिन के अंदर यानी कि कल तक में एक बार देख लेना है, फिर 7 दिन यानी कि एक हफ्ते में ये वीडियो देख लेना है, खुद से पढ़ लेना है, फिर 30 दिन यानी कि एक महीने में, तो 1 डे 1 वीक 1 मंथ और फिर 1 ईयर के अंदर 1-2 रिवीजन विद टेस्ट लग गए तो ये चैप्टर नहीं भूलेगा जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाएंगे। और समझते हुए पढ़ो तो भी मज़ा आएगा। और एक बार में समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, 1 से 2 बार कोशिश करनी चाहिए, तब जाके अपन को एक बार में तो यही पता चलता है इसमें है क्या, और फिर दूसरी बार में ये पता चलता है कि अब अपन को इसको कवर कैसे करना है। ठीक है, और कोई भी आइंस्टीन तो है नहीं कि एक बार पढ़े और आ जाए, आइंस्टीन को भी नहीं होता था। तो अपने आप को बहुत ही स्पेशलाइज ना करें, आराम से चीज़ें करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 4th चैप्टर के साथ।